प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है मौर्योत्तर काल और गुप्त काल से पहले का जो समय है, यानी ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी सन के मध्य, यानी लगभग जो 500 वर्ष का जो समय हम पढ़ते हैं। ईसा पूर्व 200, द्वितीय सदी ईसा पूर्व और 300 ईस्वी, तीसरी सदी ईस्वी के मध्य जो शुंग काल है, शक काल है, कुषाण काल है, सातवाहन काल है, इनके मध्य में जो कला के क्षेत्र में जो विकास हुआ, कला की जो स्थिति थी उसकी हम बात करेंगे। शुंग, शक, कुषाण, सातवाहन काल के लगभग 5 शताब्दियों के अंतराल में न केवल नवीन एवं मौलिक उद्भावनाओं के परिपूर्ण स्थापत्य एवं तक्षण कृतियों का सर्जन हुआ, बल्कि कला की शास्त्रीय परंपराओं का भी उच्चतर विकास एवं मूर्तिकरण इस काल में हमें दिखाई देता है। कलागत विषयों के साथ साथ कलामूलक शैलियों में भी नवीनता दिखाई देती है, विविधता दिखाई देती है और परंपरा का उन्नयन, जो परंपराएं थी, मान्यताएं थी, उनका भी उत्तरोत्तर विकास ही हमें दिखाई देता है। साथ साथ कला की जो शैलियां थी उनमें नवीनता थी। इसी बात को कहते हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वीडी अग्रवाल, जिन्होंने भारतीय कला पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, वो कहते हैं कि इस काल में अर्थात मौर्य, शुंग, कर्ण, सातवाहन काल, कुषाण काल में कला के अंकुर की भिन्न भिन्न प्रदेशों में उठाव ले रहे थे। सारनाथ, बरहुत, सांची, बोधगया, अमरावती, भाजा उसी के केंद्र हैं। शुंग, सातवाहन, कुषाण काल के कलावशेष बरहुत से, बोधगया से, सांची से, अमरावती से, नागार्जुनकोंडा से, गांधार से, मथुरा से, पश्चिम भारत एवं पूर्वी भारत से प्राप्त होते हैं। बरहुत, बोधगया और सांची के स्तूपों के कलात्मक तोरण द्वार तथा वेदिकाओं के शिल्प शुंगकालीन कला के नमूने हैं। अमरावती एवं नागार्जुनकोंड के स्तूप सातवाहन कालीन हैं और मथुरा में गंधार के क्षेत्रों से प्राप्त शिल्प कुषाण कालीन हैं। इसके अतिरिक्त भी कला की निरंतर यात्रा के अनेक नमूने खंडगिरी, उदयगिरी, नासिक, कार्ले, भाजा, कन्हेरी के जो गुहा चैत्य हैं, गुफाओं में, जो पहाड़ों की गुफाओं में बनाए गए हैं, उन विहारों में हमें देखने को मिलती है। इस युग के स्थापत्य मूर्ति शिल्प में लकड़ी के स्थान पर बड़े पैमाने पर पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा था। मौर्य कालीन जो हमें गुहा यानी गुफाओं में जो विभिन्न यात्रियों के लिए, अनुयायियों के लिए दी गई थी, उन परंपरा का विस्तार हमें पर्वतों को काटकर बनाए गए विहारों और गुहा जो वो हैं, जो भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए बनाए गए, उनमें हमें दिखाई देते हैं। ये गुहा चैत्य विहार आदि में देखा जा सकता है। गुफाएं सौराष्ट्र से कलिंग तक और मगध से महाराष्ट्र तक सर्वत्र दिखाई देती हैं। बुद्ध की मूर्तियों का अंकन इस युग की कला को सर्वमान्य विशेषता है। गंधार, मथुरा से बुद्ध की ईसा पूर्व की प्रारंभिक सदी में जो मूर्तियां बनाई गई, गंधार शैली की अन्यतम विशेषता बहुसंख्यक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण है। इसी के चलते बाद में ईरान में मूर्तियों को बुद्ध अर्थात बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध के अलावा बौद्ध धर्म के जो जातक हैं, उनकी देवी देवताओं, यक्ष, यक्षिणियों, नाग, पशु पक्षी, अन्य लौकिक जीवन का भी अंकन इन शैलियों में हमें दिखाई देता है। कलात्मक विषयों के साथ साथ लोक जीवन का भी चित्रण प्रचुर मात्रा में किया गया है, जो समकालीन आनंदमय जीवन का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है।
वीडी अग्रवाल लिखते हैं कि स्त्री पुरुषों के मुखों पर प्रफुल्लता से भरा हुआ दिव्य आनंद छलकता हुआ दिखाई देता है। निहार रंजन रे कहते हैं कि इन अंकनों की विविधता एवं क्रमबद्धता को देखते हुए इनकी तुलना परवर्तीकालीन लोक चित्र परंपरा के चरण चित्रों या पट चित्रों से की जा सकती है। पहले बात करते हैं हम शुंगकालीन कला की। शुंग काल में कला की प्रभुत्व उन्नति हुई और शुंग कला की मुख्य कलाकृतियों में भरभूत स्तूप, बोध गया की वेदिका के शिल्पांकन एवं सांची का महास्तूप है। उक्त स्तूपों का मात्र खंडभागी अशोककालीन है। इसका परिवर्तित स्वरूप इनकी परिवेष्टनियों, चारों ओर का घेरा, अलंकरण, तोरण द्वार, वेदिकाओं पर सुंदर दक्षिण कार्य, ये सब शुंग काल की ही देन है। भरभूत स्तूप। भरभूत स्तूप मध्य प्रदेश में जो सतना स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उससे 9 मील दक्षिण में भरभूत नामक स्थान पर प्राप्त होता है। उत्कीर्ण स्तंभों आदि के इससे प्रयाग संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय सतना, दिल्ली आदि में सुरक्षित हैं और उनके आधार पर इस स्तूप के स्वरूप की कल्पना की जा सकती है। भरभूत वेदिका पर उत्कीर्ण लेखों की लिपि के आधार पर इसकी रचना का समय द्वितीय सदी ईसा पूर्व माना जाता है। 3 भरभूत लेखों में शुंग राजाओं के उल्लेख भी मिलते हैं। पूर्वी तोरण पर उत्कीर्ण एक लेख में शुंगन राजे अर्थात शुंगाना राज्य, शुंगों के राज्य में लिखा है, राजा धनभूति का उल्लेख है। भरभूत स्तूप अनुमानतः 68 फीट व्यास की अर्धवृत्ताकार रचना थी, जिसके चारों ओर स्तूप को घेरने वाली पत्थर की वेदिका थी, जिसमें प्रवेश के लिए 4 तोरण द्वार थे। वेदिका की कुल परिधि अनुमानतः 330 फीट थी और इसमें 80 एकात्मक स्तंभ बने थे। इस स्तंभ पर उष्णीय पट्टों की एक क्रमबद्ध पंक्ति और 4 दिशाओं के तोरण द्वारों की यदि पुनर्रचना की जाए तो एक अत्यंत भव्य एवं प्रभावोत्पादक दृश्य हमारे सामने उपस्थित होगा। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि भरभूत स्तूप की वास्तु की कल्पना एक महान दिक् स्वस्तिक के रूप में की गई थी, जिसमें चक्राकार वेदिका के 4 भाग और 4 द्वार तोरण दिशाओं की रूप में उसकी दृढ़ता के सूचक थे। इस भाव के पीछे सृष्टि का तत्व ही निहित था। इस प्रकार की मान्यता को दिशाव्रत कहते थे और ऋग्वेद के समय में ही यह अस्तित्व में आ चुकी थी। भरभूत स्तूप की वेदिका, स्तंभ, तोरण द्वारों पर किए गए शिल्पांकन विविधतापूर्ण, सहज और वास्तविक है। इसमें मुख्यतः बौद्ध प्रतीकों और आख्यानों का चित्रण है। तोरण वेदिका पर लगभग 20 बौद्ध जातक दृश्यों का अंकन है। बुद्ध की मूर्ति का चित्रण भी कहीं भी नहीं है। बुद्ध की उपस्थिति को धर्म चक्र, त्रिरत्न, पादुकाओं आदि के द्वारा दिखाया गया है। बौद्ध दृश्यों के अतिरिक्त यक्ष, यक्षी, नाग, देवता, सामान्य मानव, सैनिक, अनेक भांति के वृक्ष, पशु, नौका, अश्वरथ, गोरथ, अनेक प्रकार के वाद्य, कई प्रकार की ध्वजाएं, राज चिन्ह आदि के अंकन मिलते हैं। इस प्रकार भरभूत शिल्पांकनों में धार्मिक दृश्यावली के साथ साथ लौकिक चित्रावली भी मिलती है, जो जीवंत एवं विविधतापूर्ण है। तोरण वेदिका पर 6 ऐतिहासिक दृश्यों का भी अंकन है। इनमें 2 प्रमुख दृश्य हैं। कौशल के राजा प्रसेनजित का बुद्ध के दर्शन हेतु रथ में आगमन और उनकी वंदना, तथा एक लंबे जुलूस के साथ हाथी पर आरूढ़ राजा अजातशत्रु की अंजलि मुद्रा में बुद्ध वंदना। भरभूत शिल्पांकनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आकृति या दृश्य के साथ लेख के रूप में इसका परिचय भी दिया गया है। डॉक्टर पृथ्वी कुमार अग्रवाल लिखते हैं, जहाँ मध्यगत स्तूप अर्थात भरभूत का ठोस, अर्धवृत्ताकार, विशाल किंतु सादा स्वरूप वास्तु की दर्शनीय और अद्भुत शोभा का प्रतीक जान पड़ता है, वहीं भूमि पर बनी वेदिका और तोरणों का प्रत्येक भाग शिल्प से मंडित चाक्षुष रोचकता एवं अलंकारिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। बोध गया वेदिका के शिल्पांकन। बोध गया अर्थात बिहार में अशोककालीन
बोधिघर के चारों ओर शुंग काल में एक प्रस्तर वेदिका का निर्माण किया गया, जिसके बहुत से स्तंभ और उष्णीय प्राप्त हुए हैं। बोध गया वेदिका के शिल्पांकनों में भरहुत कला का उन्नत एवं परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। यद्यपि उनकी विषय वस्तु भरहुत के समान ही है। निहार रंजन रे, जो विशेषकर कला विशेषज्ञ हैं, वो कहते हैं कि बोध गया के अंकन भरहुत से एक कदम आगे हैं। अलंकरण कम भीड़ भाड़ वाले हैं। भरहुत के अजातशत्रु स्तंभ में आकृतियों का जो सम्मिश्रण दिखाई देता है, उसकी तुलना में बोध गया अंकन में सुव्यवस्था, संक्षिप्तता एवं स्पष्टता दिखाई देती है। सांची का महास्तूप। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ऐतिहासिक नगरी विदिशा के निकट है। यहाँ एक पहाड़ पर 3 बड़े स्तूप इस समय सुरक्षित विद्यमान हैं। इनमें सबसे बड़ा और प्रमुख स्तूप पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है, जो सांची महास्तूप के नाम से जाना जाता है। अपने बृहद स्वरूप, सुंदर शिल्पांकित 4 तोरण द्वारों के कारण यह जो महास्तूप है सांची का, वह विश्वविख्यात है। अनुमान है कि सांची महास्तूप का निर्माण कार्य अशोक के काल में प्रारंभ हुआ था। उस समय यह आकार में छोटा था। उसके अंडभाग के ईंटों द्वारा बनाया गया था तथा चारों ओर अनुमानतः काष्ठ वेदिकाएं द्वार थे। महास्तूप के वर्तमान शिलाच्छादित अंडभाग, उसकी प्रस्तर वेदिका एवं अलंकृत प्रस्तर तोरण द्वारों का निर्माण कार्य शुंग काण्व काल अर्थात ईसा पूर्व 2य प्रथम शताब्दियों में हुआ। नए स्तूप का व्यास भी दुगुना बढ़ाकर 126 फुट कर दिया गया और उसकी ऊंचाई 54 फीट है। महास्तूप का अंड अर्थात मध्यवर्ती प्रमुख ठोस भाग अर्धचंद्राकृति या औंधे रखे कटोरे के समान दिखाई देता है, जिसका ऊपरी भाग मध्य में उसके पेंदे जैसा चपटा है, जिस पर हर्मिका की चौकोर वेदिका बनी हुई है। उसके बीचों बीच 3 छत्रों वाली छत्री की यष्टि या स्तंभ लगा हुआ है। स्तूप का अंड भाग एक बाहरी चबूतरे पर बना हुआ है, जिस पर 16 फुट की ऊंचाई पर मध्यवर्ती मेदी या वेदिका है, जिस पर मध्यवर्ती प्रदक्षिणा पथ था। इस पर पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर दोहरी सीढ़ी बनी हुई है। इस स्तूप के चारों ओर भूमि पर पत्थर की विशाल वर्तुलाकार वेदिका या गोल वेष्टनी है। इसकी ऊंचाई 13.5 फीट है। इस महावेदिका के 3 अंग हैं। स्तंभ 9 फुट ऊंचा, सूची 2 फुट चौड़ी और तिरछी पसाई गई है तथा उष्णीय है। स्तंभ में मस्तक पर गोल मुंडेर वाला मंडलाकार महावेदिका के इन तीनों हिस्सों स्तंभ, सूची, उष्णीय पर शिल्पांकन या उत्कीर्णन नहीं मिलता, जबकि बरहुत की वेदिका अलंकरण संपन्न है। सांची का महास्तूप त्रिवेदिका स्तूप था, अर्थात इनमें 3 वेदियां या वेदिकाएं हैं। भूमिस्थ मेदी, महावेदिका, मध्यवर्ती मेदी एवं हर्मिका की मेदी। सांची की प्रसिद्धि का आधार उसके 4 तोरण द्वार हैं, जो अपने कला सूक्ष्म शिल्पांकनों की समृद्धि एवं विविधता के लिए विश्वविख्यात हैं। प्रत्येक तोरण द्वार 2 चौकोर स्तंभों पर खड़ा है, जो प्रत्येक 15 फुट ऊंचे हैं। इन स्तंभों पर शीर्षक हैं तथा शीर्षकों पर 3 मेहराबदार बडेरियां आड़ी दर्जनों के पुंज लगे हुए हैं, जिन्हें मिलाकर तोरण द्वार की ऊंचाई 34 फुट तक चली जाती है। सांची के तोरण द्वार नीचे से ऊपर तक अलंकरणों से आप्लावित है। तोरणों का अंग प्रत्यंग, मुख्य एवं पृष्ठभाग, पार्श्व प्रतिपार्श्व सब तरफ शिल्प ही शिल्प है। सांची स्तूप के तोरण द्वारों के शिल्पांकन अपनी सजीवता के लिए, भाव प्रणयता के लिए, कलात्मक उत्कृष्टता के लिए विख्यात हैं। निहार रंजन ले लिखते हैं कि सांची के कलाकारों ने इन सभी विषयों में अंतरंग रुचि प्रदर्शित की है, जो संसार से संबंधित है। कला विशेषज्ञ मोतीचंद के अनुसार सांची स्तूप की मूर्तियों में किसी भी मुद्रा में कोई बंधन नहीं है। उनमें स्वाभाविकता और स्वतः स्फूर्तता झलकती है। सारे चित्रणों में जो कला है वह जनता के आंतरिक विश्वास, प्रकृति की गंभीर सहानुभूति आदि की उन्मुक्त अभिव्यक्ति
है। सांची स्तूप की वेदिका पर अनेक दान सूचक लेख लिखे हुए मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि वेदिका एवं तोरण द्वारों के निर्माण में बहुसंख्यक जनता ने महत्वपूर्ण जो आर्थिक रूप से सहयोग किया था, अर्थात दान दिया था। अब बात करते हैं सातवाहन कालीन कला की। सातवाहनों का भी कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सातवाहन कालीन कला में मुख्य कला जो है प्रकार स्तूप और चैत्य ही हैं। संगमरमर की कलात्मक पट्टिकाओं से युक्त अमरावती स्तूप महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण स्तूप जगियापेट का है। नासिक, कार्ले, कन्हेरी के प्रसिद्ध गुहा चैत्य पश्चिम घाट में बने गुहा चैत्य सातकालीन कला के नमूने हैं। सातवाहन कला अपनी अमरावती शैली एवं चैत्यों के लिए महत्वपूर्ण है। यह शैली दक्षिण की कला में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अमरावती शैली में हीनयान तथा महायान की प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। अन्य शैलियों में जहाँ फलकों पर आकृतियाँ अपेक्षाकृत स्पष्ट है तथा बड़ी हैं, अमरावती के फलक अत्यधिक जटिल हैं, अनेक आकृतियों से युक्त हैं। अमरावती कला की विशेषताएं हैं प्रबल गतिशीलता, नाटकीय प्रभाव, आकृतियों का लंबा होना, आकृतियों में त्रिभंगपन होना, स्वाभाविकता, गहरापन एवं पूर्ण भारतीयता दिखाई देती है। अमरावती के जो शिल्पियों की विशेषता इस बात में है कि उन्होंने अनेक जटिल आकृतियों की कई सतहों को अंकन करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। इस शैली के अंतर्गत नागार्जुन कोंडी के स्तूप भी सुंदर हैं। इस काल की कला में कलिंग के खारवेल की खंडगिरी एवं उदयगिरी की जो 35 गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अलंकरण की दृष्टि से गुफा उदयगिरी और अनंत गुफा खंडगिरी उल्लेखनीय स्थान रखती हैं। अब बात करते हैं कुषाणकालीन कला की। कुषाणकालीन कला की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इस काल में भारत में कला की 2 स्वतंत्र कला शैलियों का जन्म हुआ, जिसमें आप देखते हैं गंधार शैली और मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली की हम बात करते हैं तो ये जो कला शैली थी मथुरा कला शैली, ये पूर्णतः भारतीय शैली थी। मथुरा प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म संस्कृति कला का केंद्र रहा है। मथुरा प्रथम शताब्दी ईस्वी से ही तृतीय शताब्दी ईस्वी के दौरान शक कुषाण नरेशों के संरक्षण में मथुरा में एक विशिष्ट कला शैली का विकास हुआ, जिसने भारतीय कला के इतिहास को बहुत गहराई से प्रभावित किया। कुषाण राजा कनिष्क ओविस्क वासुदेव के काल मथुरा कला का स्वर्ण काल माना जाता है। मथुरा कला की प्राचीन कला भरहुत, सांची आदि की शुंग कला के समान ही थी और उसकी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी। लेकिन ईस्वी सन की प्रारंभिक 3 शताब्दियों के काल में मथुरा में एक स्वतंत्र, विशिष्ट एवं निष्ठापूर्ण कला शैली का विकास हुआ और इसलिए इसको मथुरा शैली के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा कला की चहुमुखी प्रगति का आधार बना आराध्य देवता की पूजा उपासना के लिए निर्मित मूर्तियों का विकास। डॉक्टर पृथ्वी कुमार जायसवाल लिखते हैं कि शिल्प अब वास्तु की अलंकारिक सजावट न होकर मूर्ति शिल्प के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। मथुरा ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म तीनों धर्मों का केंद्र एवं तीर्थ स्थल था। इन तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों और शिल्प का यहाँ पर विकास हुआ। मथुरा शैली की मूर्तियों की मांग सारे उत्तर भारत में की जाने लगी और मथुरा की कुषाणकालीन मूर्तियां हमें कौशाम्बी, सांची, सारनाथ, अहिछत्र, श्रावस्ती, बोधगया, मेहरौली, संघोल, तक्षशिला, बुटकरा आदि स्थानों से प्राप्त होती हैं। मथुरा शैली की मूर्तियों में एक विशिष्ट प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह जो पत्थर है वह है लाल रंग का बलुआ पत्थर, जो कि मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों रूपवास, बयाना, आगरा, टंकपुर, फतेहपुर सीकरी आदि की खदानें थी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में ये प्राप्त होता था। मथुरा कला के अनेक उदाहरणों में तिथि युक्त लेख भी मिलते हैं, जिनमें मूर्ति विषयक एवं दान जो करता थे, जो दानदाता थे, उनकी सूची भी हमें प्राप्त होती है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण एवं विकास मथुरा कला की ही देन है। हालांकि ये इतिहासकारों में और कला विशेषज्ञों में एक विवाद का विषय रहा है कि सर्वप्रथम जो भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार कला शैली में हुआ या मथुरा कला शैली में।
यह एक निर्विवाद है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कुषाण काल से ही मिलती है। इसमें पूर्व मौर्य शुंग काल में बुद्ध का अंकन और सांकेतिक प्रतीकों के रूप में ही मिलता है। इसको लेकर किसी इतिहासकार कला विशेषज्ञ में कोई मतभेद नहीं है कि सर्वप्रथम कुषाण काल में ही महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। इससे पहले बुद्ध की कोई मूर्तियां हमें प्राप्त नहीं होती हैं। मथुरा कला शैली मानव केंद्रित थी, भले ही वह मानव रूप दिव्य हो या सामान्य है। मथुरा कला शैली की विशेषताओं के संबंध में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि मथुरा शिल्प के अलंकरण विषयों को जब हम देखते हैं तो उनकी मौलिकता और विविधता की गहरी छाप मन पर पड़ती है और शिल्पियों की प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि भारतीय कला का इतना अधिक सृजनात्मक गुण अन्य किसी युग में नहीं देखा गया जितना मथुरा कला में देखा गया। स्त्रियों की सुंदर मूर्तियां गढ़ने में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई, जैसा वेदिका स्तंभों से प्रकट है। उनके रूप और आकृतियों में बहुत लालित्य है और आभूषण एवं वस्त्रों का भी न्यूनतम प्रयोग किया गया है। कलाकारों ने अपने आप को रूढ़ियों के बंधन से नितांत मुक्त कर लिया था और वे धार्मिक और सांस्कृतिक दृश्यों को पूरी स्वतंत्रता के साथ उनका अलंकरण कर रहे थे। ये वी.डी. अग्रवाल जी लिखते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण गंधार में हुआ या मथुरा में, मैंने आपको पहले बताया कि विवाद का विषय है। वी.डी. अग्रवाल का कहना है कि प्रथम बुद्ध मूर्ति का निर्माण मथुरा में हुआ। ऐसा मानने के वो दो कारण बताते हैं, एक जो धार्मिक पृष्ठभूमि की साक्षी और दूसरा बुद्ध की मूर्ति की रचना के विविध अंकों का कलात्मक सर्जन है। बुद्ध मूर्ति के निर्माण के लिए भक्ति की पृष्ठभूमि आवश्यक है, जो हमें भागवत धर्म की लोकप्रियता के कारण मथुरा क्षेत्र में ही दृष्टिगोचर होती है। दूसरा, पूर्ववर्ती यक्ष मूर्तियों की परंपरा का भी विकास बुद्ध प्रतिमा में हमें दिखाई देता है। कनिष्क काल की मथुरा शैली में तीन मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। विशालकाय बोधिसत्व बुद्ध मूर्तियां सारनाथ 8 फुट 2 इंच चौकी सहित 9 फीट 5 इंच, कौशाम्बी तथा सहेट महेट श्रावस्ती से प्राप्त हुई हैं। आसीन मुद्रा में कल्पित बुद्ध या बोधिसत्व की प्राचीनतम एवं प्रसिद्ध मूर्ति मथुरा के कटरा केशव देव टीले से मिली है। मथुरा से मैत्रेयी बोधिसत्व की भी अनेक प्रतिमाएं मिली हैं। ब्राह्मण धर्म से संबंधित देव देवताओं के प्राचीन मूर्तियों का निर्माण मथुरा में ही हुआ। विष्णु, लक्ष्मी, दुर्गा, कार्तिकेय आदि की प्रारंभिक मूर्तियां मथुरा से ही प्राप्त होती हैं। मथुरा से ही प्राचीन जैन स्तूप एवं प्रतिमाएं भी प्राप्त होती हैं। अब हम बात करेंगे जो दूसरी महत्वपूर्ण कला शैली थी जो कुषाण काल में जिसका जन्म हुआ, वो थी गंधार कला शैली, जिस पर पाश्चात्य यानी यूनानी कला के प्रभाव को ज़्यादातर कला विशेषज्ञों ने, इतिहासकारों ने, मूर्तिकारों ने, वास्तुविदों ने स्वीकार किया है। कुषाणों के काल में गंधार क्षेत्र, स्वात, काबुल और सिंध, इन तीनों क्षेत्रों में नदियों की द्रोणियों से घिरा हुआ था। में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ और जिसे गंधार कला शैली कहा जाता है। इस कला शैली के 7 केंद्र इस प्रकार थे: तक्षशिला, पुष्कलावती, नगर द्वार, स्वात घाटी, कापिसी, बामिया और बैक्ट्रिया। गंधार कला भारतीय विषयों, मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों पर आधारित है, लेकिन इसकी निर्माण शैली पाश्चात्य विदेशी परंपराओं से अत्यधिक प्रभावित है। वैसे विषय भारतीय हैं, लेकिन जो इसकी जो बनावट है, जो विषय यहाँ है और जो प्रभाव है, जो शैली है, वो विदेशी प्रभाव से, यूनानी कला शैली से अत्यधिक प्रभावित है। और इस कला में भारत, ईरान, यूनान, रोम की कलाओं के प्रभाव का भी समन्वय यानी सम्मिश्रण हमें दिखाई देता है। कुषाणकालीन गंधार कला शैली में एक विशेष प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह है स्लेटी पत्थर या शिष्ट, जिसमें गहरे हरे रंग से लेकर काले रंग के चक्र अनेक प्रकार से रंगते मिलते हैं। प्राय गहरे स्लेटी रंग का पत्थर प्रयोग में लाया गया है, जो उस क्षेत्र में स्वात तथा बुनेर के पहाड़ी खदानों से प्राप्त होता था। गंधार क्षेत्र से हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में प्रस्तर मूर्तियां, फलक प्राप्त होते हैं, लेकिन उनमें तिथ्यांकित लेखयुक्त कृतियां 6-7 से अधिक नहीं है जिनमें तिथियां अंकित हों। जैसे पेशावर के आसपास से प्राप्त फलक
जिस पर धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में आसीन बुद्ध का चित्रण है। संवत 4 या 5 ममाने डेरी से प्राप्त शिल्प फलक जिसमें इंद्र शैल गुफा में इंद्र द्वारा बुद्ध के दर्शन का अलंकरण है। वर्ष निवासी लोरिया तंगई से प्राप्त स्थानक बुद्ध मूर्ति वर्ष 318। अष्टनगर से प्राप्त स्थानक बुद्ध मूर्ति वर्ष 384 आदि। तिथि युक्त शिल्प कृतियों की अल्पता को दृष्टिगत रखते हुए गंधार शैली के विद्वानों ने अपने अनुसंधानों के आधार पर कहा गया कि गंधार शैली का प्रथम निर्माण युग 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य रखा जा सकता है, यानी प्रथम सदी ईस्वी से लेकर तीसरी सदी ईस्वी के मध्य तक हम गंधार कला शैली का समय निर्धारित कर सकते हैं। अनेक पश्चिम विद्वानों का मानना है कि बुद्ध मूर्ति का प्रथम निर्माण आविष्कार गंधार कला शैली में ही हुआ था। कनिष्क के प्रथम राज्यकाल यह पाठ विवादास्पद है में बनाई गई तांबे की प्रसिद्ध जो धातु मंजूषा पर मिले बुद्ध के अंकन को अनेक विद्वान मूर्ति का प्रथम अवतरण मानते हैं। एक विवादास्पद प्रश्न है, लेकिन खैर जो भी है कि जो इतिहासकारों में मतभेद है कि सर्वप्रथम गंधार में ही बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण हुआ या मथुरा कला शैली में। गंधार शैली में बनी बुद्ध मूर्तियां पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। बुद्ध की यूनानी वेशभूषा, शरीर का मांसल समानुपातिक चित्रण, अंग प्रत्यंगों के भाव से दर्शित करते हुए शरीर से चिपके हुए झीने वस्त्र, घुंघराले बाल, पैरों में जूते आदि। दूसरी ओर अभय मुद्रा, आसन मुद्रा, उष्णीय प्रभामंडल आदि सभी भारतीय परंपरा के विशेषक चिन्ह हैं। इसलिए कहा जाता है कि गंधार शैली के शिल्पी के पास यूनानी हाथ एवं भारतीय हृदय था। निहार रंजन रे के अनुसार भारतीय कला के इतिहास में गंधार कला का उतना ही महत्व है कि यह भारतीय जीवन, धर्म एवं मूर्ति कला को विदेशी विभिन्न दर्शनग्राही वेश में देखने का एक पहलू था। जो भी हो, भारत के बाहर गंधार कला का प्रभाव प्रसार चीन, जापान, कोरिया आदि देशों की बौद्ध कला में भी देखा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शुंग, शक, सातवाहन, कुषाण काल में हम कला की बात करते हैं तो उस काल में हमें कला का एक विकसित स्वरूप, समृद्ध स्वरूप आज भी भारत के विभिन्न भागों में हमें दिखाई देता है। कुषाण काल में कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें 2 नई स्वतंत्र कला शैलियों का उदय हुआ, जन्म हुआ, गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली, जिन्होंने जहाँ के कलाकारों ने अपनी कला, अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत के बल पर महत्वपूर्ण मुकाम और प्रसिद्धि प्राप्त की। धन्यवाद।